अभी जब ये स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग, यस, सो द रिकॉर्डिंग इज ऑफिशियली बिगन। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज के स्किल्स एक्सरसाइजेस के नाम से 3 शीट्स मैंने आपको भेजी थी 30 मार्च को। 30 मार्च को मैंने आपको 3 शीट्स भेजी थी स्किल्स एक्सरसाइजेज के नाम से। मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक, पूरा कोर्स है उसके अंदर मेन मेन चीज़ें। मेजॉरिटी एएस का भी मिलेगा आपको, शायद हाफ हाफ समझ लो ए टू का और एएस का। तो अपने अपने हिसाब से इनका कॉम्पोजिट है, सब करें, आज रात इस पे लगा दें, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स क्विकली गो टू द एग्ज़ाम प्रेप ग्रुप। किसी एक एग्ज़ाम प्रेप ग्रुप से मैं उठा लेता हूँ आपका वो, ये रावी एएस है। चलिए जी बेटे, ये देखिए, ये 3 मैंने आपको या 30 मार्च को मैंने आपको भेजी थी ये 3 स्किल सेट एक्सरसाइजेज। और देखो मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट योर मॉक एग्जाम। अच्छा ये तो और चीज़ है, मैंने आपके ग्रुप्स में मैसेज किया था कि इनको फटाफट कर लें, बट मेजॉरिटी ऑफ किड्स हैव नॉट डन इट। तो मैं बहुत जल्दी से आज आपको इसका वे ऑफ डूइंग समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ दैट्स अबाउट इट। करने का हमारे पास टाइम इतना नहीं होगा कि तो 2 क्लासें इसमें ज़ाया हो जाएंगी फिर। तो ये स्किल सेट्स की एक्सरसाइजेज करना बहुत ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें उसने ईयर 23 नए सिलेबस के मुताबिक X1, X2, X3 3 फाइल्स टीम लीडर ने मुझे फॉरवर्ड की थी, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इस कर दिया है आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप्स में। 30 मार्च का ये मैसेज है, तो स्टार कर लें। पहले ज़रा एक बार पढ़ लीजिएगा कि स्किल्स एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है। उसके बाद बेटे आप देखो साइज 1 किसको आपको कर रही है, स्किल सेट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 यानी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें इकोनॉमिक टर्म्स, डेफिनेशंस वगैरह काफ़ी सारी उसने दी हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। क्या किया उसने, टर्म बताई और खाली जगह छोड़ दी। आप इसका प्रिंट आउट ले लो तो खुद सॉल्व कर सकते हो। और नीचे इन सब के सॉल्यूशंस दिए हुए। तो जैसे पहली वाली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, A2 के बच्चों को पता होना चाहिए। When a person does not have enough money to afford basic necessities, यानी $2 पर डे से नीचे अगर वो कमा रहा है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही इज एब्सोल्युटली पुअर। रिलेटिव पॉवर्टी इज द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन विद अनदर। मसलन आम तौर पे एवरेज नेशनल इनकम जो आपकी है ना, रियल जीडीपी पर हेड एवरेज, उससे कंपेयर करके आप बताते हैं कि ये आदमी रिलेटिवली पुअर है। मतलब अगर पाकिस्तान का आजकल को $4700 चल रहा है, तो उससे कम साल का कोई कमा रहा है तो वो रिलेटिवली पुअर है पाकिस्तान में। समझ आ गई बेटे। इसी तरह फिर पीपीसी से रिलेटेड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल प्रोडक्शन क्या है। एक्चुअल प्रोडक्शन जितने हम करंट अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके चीजें बना रहे हैं और उसके रिजल्ट में एक्चुअल ग्रोथ आती है। वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी। एंड प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, जब पीपीसी पूरा शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरह एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैक्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स ज़्यादा A1 के रिलेटेड है, लेकिन A2 में भी इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एड वैलोरम स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे 15% प्रायर टैक्स लगा तो वो नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा स्पेसिफिक टैक्स अमाउंट के हिसाब से। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट है ये, जैसे $1 पर बैरल ऑफ ऑयल, 0.20 पर यूनिट पर शू, वटेवर, इससे बराबर शिफ्ट आता है। हम इसके ग्राफ अक्सर बनाते होते हैं। अब थोड़ा सा A2 रिलेटेड इसमें जो आ रही चीज़ें मैं जल्दी से करवा रहा हूँ आपको, बेसिक्स, और फिर आपको आइडिया दे रहा हूँ, सामने सब लिखा हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू दीज स्किल्स एक्सरसाइजेज टुनाइट। 3 है और एक के ऊपर अगर बड़ा थरोली भी किया जाए तो 45 मिनट, बिकॉज ऑफ सिलेबस डिवीजन A2 वालों को 45 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, कॉम्पोजिट वालों को घंटा लगना चाहिए। Asymmetric information या asymmetric information क्या होती है, arises when one of the parties in a transaction has more information than the other. For example, a seller probably knows more about the quality of his used car than the potential buyer, and a person buying insurance is probably more aware of his health issues than the agent. इसमें मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स सब कुछ आ जाती हैं जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, या एक पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दूसरी को कम है, तो सिमिट्री नहीं है इन्फॉर्मेशन में।
जैसे सिगरेट प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पता है कि हमारी सिगरेट्स कितनी हार्मफुल है, लेकिन सिगरेट स्मोकर्स को उतना पता नहीं है। तो ये स्किल सेट एक्सरसाइजेस को ज़रा अच्छी तरह कीजिएगा। इसमें उसने बहुत अच्छा किया है कि जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, कुछ टर्म्स जो बच्चे मिक्स कर जाते हैं, उनको साइड बाय साइड करवाए। जैसे डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी और डेप्रिसिएशन, दोनों में करेंसी नीचे आ रही है, लेकिन डीवैल्यूएशन क्या है जी? जब गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से करेंसी का रेट नीचे आ रहा है, यानी अपने रिजर्व्स खरीद के या बेच के वो करेंसी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। जब ऊपर कर रहे हैं करेंसी को, तो अपने रिजर्व्स बेच के खरीदेंगे, डिमांड बढ़ने से करेंसी ऊपर चली जाएगी। और जब नीचे करना है तो करेंसी बेच के रिजर्व्स खरीदेंगे, डॉलर पाउंड्स वगैरह, उससे करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ेगी और उसका रेट नीचे आ जाएगा। ये है डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होती है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सबको क्लियर हो गया ये डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट? A2 में जरा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस तो काफी आसान है। डायरेक्ट टैक्सेस आर डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, प्रॉफिट टैक्स वगैरह, कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसको बोलते हैं। इससे कंजम्पशन कम होती है और एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। ये डिमांड साइड पॉलिसी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन एक्सपेंडिचर, ईजी सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज। इनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, जैसे कि हम कई दफा ये बात कर चुके हैं। तो ये स्किल्स एक्सरसाइजेस बहुत आपको फायदा देंगी। मेक श्योर यू डू देम वेरी वेल। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो अगेन दो टर्म्स जो सिमिलर है और बच्चे उनमें कंफ्यूजन कर लेते हैं, उनको उसने साथ साथ रखा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिंपली एन इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी व्हेन जीडीपी, रियल जीडीपी राइजेस पर पीरियड, एक पिछले साल से ज्यादा जीडीपी था, इकोनॉमिक ग्रोथ है। Economic development बहुत बड़ी term है. It's a more comprehensive term and occurs when the quality of life and general well-being of citizens, as indicated by literacy and life expectancy, etc., improves. Quality of life है ये, राइट जी? इसी तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दोनों तकरीबन सेम बात है, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर से डिफरेंस उसने साथ साथ लिख दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अ डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन बिजनेस साइज। Increasing returns to scale happen when the percentage change in output exceeds the percentage change in input. मसलन आपने लेबर कैपिटल डबल किया और आउटपुट मोर देन डबल बढ़ गई, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और अगर वो डबल की थी इनपुट और आउटपुट लेस देन डबल हुई है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और अगर डबल की थी इनपुट और आउटपुट भी डबल हुई, तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मैं यहीं पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की इंटरनल और एक्सटर्नल की डेफिनेशन भी करवाता हूँ। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एग्जैक्टली जो यहाँ पे दी हुई है, डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडस्ट्री। वहीं पे अच्छी लेबर आ गई, वहीं पे मशीनरी कंपोनेंट के पार्ट्स बनाने वाले आ गए, उसी इलाके में सब लोकेट हो गए। ट्रेनिंग कॉलेजेस, सारा कुछ जैसे हमने केस स्टडी में भी किया था, उससे फर्म्स की एवरेज कॉस्ट कम हुई बिकॉज इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। और डिस इकोनॉमीज क्या होंगी? राइज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ फर्म, ये इंटरनल। और राइज इन एवरेज कॉस्ट फॉर फर्म्स ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये एक्सटर्नल है। क्या वही लेबर जो वहाँ आई थी उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, इतनी फर्म्स हैं कि उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, ट्रेनिंग कॉलेजेस ने रेट बढ़ा दिए, एंसिलरी बिजनेसेस जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स पार्ट्स आपके लिए बना रहे थे उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, राइट जी? अब आ गया ये, खैर A1 का है फ्री। जी जी जी, एनी क्वेश्चन? डिफरेंट होता है। इंटरनल यू शेप जिसमें कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लगते हैं, और जो एक्सटर्नल है उसमें पूरा लॉन्ग रन, हाँ पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट हो जाती है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जी बेटे, सबको समझ आ गया? फ्री गुड, इकोनॉमिक गुड मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे भी सारी मैं नहीं करवाता, ये आपकी A2 की है। फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियन नया ऐड हुआ है आपके टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छा करना है। फ्री ट्रेड एरिया बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी जिसमें हम सारे ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं और कंट्रीज जो हैं एक जोन के आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, यानी कोई टैरिफ नहीं है, राइट? और हर कंट्री अपना अपना टैरिफ डिसाइड करता है नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए। समझ आ गई बात? फ्री ट्रेड एरिया, लेट्स से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक फ्री ट्रेड एरिया बना दें, आपस में कोई कस्टम ड्यूटीज, कोई टैरिफ्स, कोई कोटास, कोई एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं है। अलबत्ता बाहर से जो ट्रेड आ रही है, हर कंट्री अपने हिसाब से टैरिफ चार्ज कर सकता है। कस्टम्स यूनियन से ऊपर का स्टेप है इंटीग्रेशन का।
ना सिर्फ आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं, सब टैरिफ कोटाज हटा दिए हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह हटा दी हैं, बल्कि सब कंट्रीज मिलके कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे इंपोर्टेड गुड्स पे जो कोई बाहर से आ रही हैं आउटसाइड द जोन। इस पे एमसीक्यू बहुत कॉमन आता है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कस्टम्स यूनियन, तो दैट इज सिंपली कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। समझ आ गया मेरे बच्चों, या कोई मसला आ रहा है यहाँ पे? आज रात इसको लगाएं प्लीज, शाबाश। गवर्नमेंट बोरोइंग और नेशनल डेट क्या फर्क है? गवर्नमेंट बोरोइंग या पब्लिक सेक्टर बोरोइंग इज नीडेड टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बार बार हो रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 20 में इतना डेट गवर्नमेंट ने बोरो किया, 21 में ईयर में इतना बोरो किया। नेशनल डेट एक्यूमुलेशन है, इट्स अ क्यूमुलेटिव नंबर एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक मींस इकट्ठा हुआ। राइजिंग पब्लिक सेक्टर बोरोइंग्स रेज नेशनल डेट एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू रीपे लोन्स रिड्यूसेस इट। समझ आ गई बात बेटे? कोई कंफ्यूजन? जी, श्योर 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 मेरा गुड क्वेश्चन। वैसे कल जो मैंने रिवीजन क्लास करवानी है उसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग पूरा होना है, तो शैल वी लीव इट फॉर टुमारो? 1:45 पे मैं क्लास कर रहा हूँ रिवीजन वाली, ठीक है, जो हमने मैक्रो में जी। अब ये तीन टर्म्स जिसको बच्चे एएस में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं। किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दें प्लीज। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इज जब प्राइस लेवल मुसलसल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव है। डिसइन्फ्लेशन क्या है? व्हेन इन्फ्लेशन रेट्स फॉल, प्राइस लेवल स्टिल राइजेस बट एट अ स्लोअर रेट व्हेन देयर इज डिसइन्फ्लेशन। मतलब पिछले साल 8% से महंगाई हुई, इस साल 2% से। इसका हरगिज मतलब नहीं कि चीजें सस्ती हुई हैं, प्राइस लेवल बढ़ा है स्लोअर स्पीड पे। Deflation, on the other hand, is when inflation rate is negative and price level falls. इसी तरह बेटे इसने ये अच्छा है, ये कर लेते हैं। इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी या करेंसी क्या है? परचेजिंग पावर विद इन द कंट्री टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। सो जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, ये प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो हमारी इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी यानी परचेजिंग पावर अपने मुल्क में रियल वैल्यू गिरेगी। इसका बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी से। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? जिसमें हमारा एक्सचेंज रेट है, यानी हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज विद अ गिवन अमाउंट ऑफ नेशनल करेंसी। याद रखना, जब भी इंटरनल वैल्यू चेंज होगी, अगर बढ़ेगी इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी तो एक्सटर्नल वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब इंटरनल वैल्यू फॉल होगी एक्सटर्नल भी गिरेगी। एंड सेम, एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ी, एक्सचेंज रेट बढ़ा, तो मुल्क में भी इंटरनल वैल्यू बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी। एग्जाम्पल से समझा दूं या सबको ये बात आइडिया हो रहा है? ये भी हमने रिवाइज करना है अपनी आने वाली मैक्रो A2 की क्लासेस में डिटेल में। श्योर। मसलन एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हुआ, तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी हमारी क्या हो गई? आप बताइए। कम हो जाएगी मुजफ्फर। अब एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होने से हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, एक्स माइनस एम पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। एग्रीगेट डिमांड गिरने से डिमांड पर इन्फ्लेशन कम होगी, आपके अपने मुल्क में भी इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। फिर समझ आ गई बात? ओह सॉरी, मैं उल्टा उल्टा सब उल्टा बोल गया हूँ। लेट मी डू इट वंस अगेन। आई वेंट टोटली ऑपोजिट, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करवा दिया। वापस चलते हैं। हमारी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में डेप्रिशिएट हुई है, यानी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो गई। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा। जब करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, एग्रीगेट डिमांड में एक्स माइनस एम का इंजेक्शन आएगा। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन आने से इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर विद इन द कंट्री भी फॉल हो जाएगी, तो दोनों गिरी। समझ आ गई बात? ओके, अब मैं एक बार फिर करवाता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है। हमारी इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिरी, यानी कि इन्फ्लेशन आई, परचेजिंग पावर हमारी गिर गई। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट अगर ट्रेडिंग पार्टनर से ज्यादा था, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, करंट अकाउंट यानी एक्स माइनस एम डेफिसिट में गया, ठीक है, तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी भी गिरी क्योंकि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कम थी अब, और इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई ऑफ करेंसी ज्यादा होगी।
समझ आ गया कैसे ये दोनों इंटरलिंक्ड हो रहे हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे अनलेस गवर्नमेंट को फिक्स कर दे एक्सचेंज रेट को, मैनेज करे, या फिर इन्फ्लेशन रेट ट्रेडिंग पार्टनर से कम हो। बेटे जिनको नहीं समझ आ रही प्लीज पूछ लो, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। किंग डिमांड कर्व और साथ ही उसने कुछ नेट कर्व करवा दिए जिनको बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। किंग डिमांड कर्व पे हमने बहुत दफा बात की हुई है। इट शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। एक मार्केट जिसमें चंद लार्ज फर्म्स डोमिनेट करती हैं, ओलिगोपोली मॉडल में फर्म्स डू नॉट चेंज प्राइस। उन्हें पता होता है हमने प्राइस चेंज की तो कंपेटिटर क्या करेगा, अगर हमने प्राइस कम की सारे कम कर देंगे, हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, रेवेन्यू गिर जाएगा। हमने प्राइस बढ़ाई तो डिमांड वैसे ही इलास्टिक है, कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो फर्म्स स्टिक टू करंट प्राइस एंड आउटपुट इन ओलिगोपोली इंडस्ट्रीज। किंग डिमांड कर्व अपर हाफ इलास्टिक और लोअर हाफ इन इलास्टिक हो जाता है, फिर वो एम आर गायब होता था, वो सब कुछ जरा पढ़ लीजिएगा इसको यहाँ पे। कुजनेट कर्व ऑन द अदर हैंड शोज रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनकम inequality. एक मिनट जी, सेमी बिट फ्लिक्स, नो 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 आई डोंट नो दिस kid. राइट जी, कुजनेट कर्व की बात करते हैं। शोज रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी। जब एक कंट्री डेवलप होता है उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इनकम इनइक्वालिटी पे क्या असर पड़ता है ये शो करता है। पहले इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं बिकॉज हम प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुए, तरक्की की, सेकेंडरी वाले बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, प्राइमरी वाले कम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उनके इनकम गैप्स बढ़ गए। फिर एक वक्त आता है कि मेजोरिटी मूव टू टर्शरी सेक्टर, कंट्री फुली डेवलप हो गया। अब फिर इनकम गैप्स कम हुए क्योंकि मेजोरिटी एक ही सेक्टर में और सिमिलर अर्न कर रहे हैं। समझ आ गई बात बच्चों? लेफर कर्व एंड लॉरेंस कर्व, ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे जिसमें करते हैं। लेफर कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। इस बंदे के मुताबिक, इस कर्व के मुताबिक, एन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स इनिशियली रेज टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, बट इवेंचुअली टैक्स रिसीट्स बिगिन टू फॉल। फिर एक वक्त आता है कि ये कौन है बेटे, आप कौन है सेमी बिटफ्लेक्स? मुझे अपना नाम बताएं वरना आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, बिकॉज यू क्लियरली नॉट माई स्टूडेंट। एटलीस्ट आपका नाम पाकिस्तानी नहीं है तो आप मेरे स्टूडेंट कैसे होंगे? सेमी बिटफ्लेक्स को मैं निकालता हूँ। बेटे बता दो जल्दी से, हु आर यू, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। चलिए बैक टू द मीटिंग। लेफर कर्व शो करता है रेट रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इनिशियली जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन एक वक्त आता है जब टैक्स बहुत हाई हो जाए, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हायर इनकम्स पे और प्रॉफिट पे, तो फर्म्स को भी और वर्कर्स को भी डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस आता है, वो कम टैक्स रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। तो फिस्कल पॉलिसी की एक लिमिटेशन है। बना के दिखा दो लेफर कर्व या क्लियर है सबको? ओके okay. वैसे अब तक आप लोगों की रिवीजन क्यों नहीं पूरी हुई, मुझे थोड़ा सा ये तो बताएं। आई मीन इट्स बिन एजेस और अब आपके मुश्किल से 3 हफ्ते रह गए, और वो भी अगर बाकी पेपर्स की तैयारी निकाल दें बीच में से तो काफ़ी कम टाइम रह गया। अब आपकी रिवीजन और ये कर्व्स वगैरह आपको आने चाहिए। और इस क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं आप लोगों को तो ये वैसे सारा कुछ रिवाइज होना है। अभी मैक्रो का मैं करवा रहा हूँ, वीडियोस देखते ही रहिएगा, खुद भी रिवाइज करें प्लीज़। और हु इज दिस नाउ? अच्छा जी, लेफर कर्व इधर आता है बेटे टैक्स रेवेन्यू, और इधर आता है टैक्स रेट। फिर ये वही बच्चा है बार बार एंटर होने की कोशिश कर रहा है, अनलेस ही मैसेजेस मी, आई डोंट नो हु दे आर। राइट जी, अब जी जब 0% टैक्स होगा रेट तो जीरो रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स। टैक्स बढ़ाती गई गवर्नमेंट लेट्स से 40% तक, तो टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ता रहा, 50 मिलियन टैक्स रेवेन्यू था। फिर जब गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स रेट बढ़ाया, 50% किया, तो डिसइंसेंटिव की वजह से अब लोग कम घंटे काम कर रहे हैं, तो पता है एडिशनल इनकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ले जाएगी।
फर्म्स कम प्रॉफिट बना रही हैं तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गिर जाएगा। इट्स लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसको एडमिट कर ही देता हूँ, अपना ही कोई बच्चा होगा इतनी बात कर रहा है। पता नहीं अपना ही बचा ना हो ना यार। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी लेफर कर्व। बैक टू द स्किल सेट दैट वी आर प्रैक्टिसिंग जी। इसी तरह लॉरेंस कर्व। हाँ जी मेरा बेटा। सॉरी। कुजनेट कर्व की ज्यादा राउंड होती है, इसका एक लेवल पे जाके फौरन डिक्लाइन हो रहा है। अब देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं नजर आ रहे हैं उनकी बातों से ही, बाकी जो खामोश सुकून से बैठे हैं, कईयों को मुझे पता आता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं क्लास में इस वक्त। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई वुड से रिवीजन अभी आप लोगों ने प्रॉपर नहीं की, और नया सिलेबस है, चॉइस कम है, एमए मारे जाओगे। मेक श्योर यू जेट स्पीड योर रिविजन नाउ। यही स्किल एक्सरसाइज पहले करो, काफी कुछ यहाँ से हो जाएगा। लिक्विडिटी ट्रैप, पॉवर्टी ट्रैप, इसको बच्चे काफी दफा कंफ्यूज करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप को तो पता ही नहीं होता। इट्स अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो एंड बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न है सेविंग जो है, एंड सेविंग्स आर हाई, नो नो नो, इसने जरा और तरीके से कहा, इंटरेस्ट रेट आर लो एंड बॉन्ड प्राइसेस आर हाई। ठीक है, तो इस वक्त अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाए भी तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। मैं आपको जल्दी से इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये लिक्विडिटी ट्रैप हमने केन्स की थ्योरी में कल ही पढ़ना है, लेकिन चलें एहतियातन एक बार कर लेते हैं। इधर इंटरेस्ट रेट्स, इधर क्वांटिटी ऑफ मनी। कई बच्चों को तो ये लेबल ही नहीं पता होंगे ना, तो मेक श्योर यू लर्न इट बेटे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व वैसे तो नॉर्मल डिमांड कर्व की शेप में होता है। लिक्विडिटी ट्रैक जब एग्जिस्ट करे, ये तीनों मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी से मिलके बना ना, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन, ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है क्योंकि बॉन्ड्स बहुत महंगे हैं और उनकी इन पर इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। तो इवन इफ गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई बढ़ाए या कम करे, नोट करो इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं है, तो इससे जो एक्सपेंशनरी इफेक्ट एक्सपेक्टेड था वो नहीं आता। लिक्विडिटी ट्रैप, लोग कैश होल्ड करके बैठ गए, इसलिए डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है, लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, लेट्स गो बैक। लॉरेंस सॉरी, पॉवर्टी ट्रैप क्या है? ये कुछ अच्छा बच्चों को आता होता है। सिचुएशन वेयर द बेनिफिट ऑफ राइजिंग इनकम आर ऑफसेट बाय रिमूवल ऑफ मींस टेस्टेड बेनिफिट्स, लीविंग दैट पर्सन नो बेटर ऑफ। गवर्नमेंट ने यू नो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे थे, इनको मींस टेस्टेड बेनिफिट बोलते हैं, जो एग्जैक्टली टारगेट होते हैं उनके ऊपर जो बहुत गरीब हैं, तो उनको मिल रहे थे घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जॉब ज्वाइन की, गवर्नमेंट ने फॉरन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रिमूव किया। उन्होंने कैलकुलेट किया तो हम तो अभी के गरीब ही हैं, पहले $5 घर बैठे मिल रहा था, अब जाके काम भी कर रहे हैं और $7 मिल रहा है, $2 तो खर्चे में ही गुजर रहा है, तो वी आर स्टिल इन पॉवर्टी ट्रैप। इसकी वजह से लोग अक्सर जॉब ज्वाइन नहीं करते जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हाई हों और मिनिमम वेज लॉ लो हो। समझ आ गया? ओके। मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर हो, कोई टेंडेंसी जो चेंज नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है A2 में, जब टोटल यूटिलिटी बाय इक्वेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर फॉर द लास्ट यूनिट ऑफ ऑल कमोडिटीज इज द सेम, या बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। समझ आ गया? मनी, चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो इसको मैं दोबारा नहीं करवा रहा। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर भी कुछ दिन पहले किया था, ये आपको टेस्ट भी लिया हुआ है तो दोबारा नहीं करवा रहा। नॉर्मल इंफीरियर नेसेसिटीज मेनली ये वन का है, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ, जैसे फाइन डाइनिंग, ब्रांडेड क्लोथ्स। इंफीरियर गुड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, सेकंड हैंड फूड स्टॉल्स। हाँ जी बेटे, आप खुद क्यों नहीं एग्जाम प्रेप ग्रुप में जाके 30th को देख सकते? अब देखो ना, ये गलतियां आप लोगों ने की, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, लेकिन इट मेक्स माई ग्रुप वेरी इनफेक्टिव, बिकॉज उसके बाद अब मैंने आपको वॉइस नोट्स भी भेजने हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस भी भेजने हैं। अगर आप टाइमली नहीं खोलेंगे, दिल गो एक्सपायर हो जाएंगे ना, एक डेट होती है। तो प्लीज़ अब मैं भेज रहा हूँ सारे बच्चों, जितने कम से कम क्लास में, आप लोग तो खोल के करें इसको। राइट जी।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो A1 का है। प्राइमरी इनकम, प्राइमरी सेक्टर, ये A2 में भी आता है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ कोर्स सबको पता है, एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, लैंड के साथ जो डील करती हैं। प्राइमरी इनकम्स अलबत्ता आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो अर्नड इनकम्स, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह बेटे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मिलती जुलती टर्म्स उसने इकट्ठी इकट्ठी की हुई हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल डेटा। मैं सारा नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं बाकी शीट्स भी आपको दिखानी है। सबका सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। आई वुड से प्रिंट इट आउट, पहले लर्न करो फिर खुद सॉल्व कर लो, फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा एएस रिलेटेड है, लेकिन देखो जीनी कोएफिशिएंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर प्रोडक्टिविटी, ये आपके मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन, ये सब कुछ, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, काफ़ी सारे आपके A2 के भी हैं, तो सारे कर दो बेटे, एक सब कोई हर्ज नहीं है। ये देखो सामने सामने उसने उसके सारे फॉर्मूलाज दे दिए, कॉमन वाले, दे नॉट कंप्लीट लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, लेकिन कॉमन वाले इसमें आते हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस की मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। राइट जी, अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनिंग सिलेबस कंटेंट। अब कौन सी आपको स्किल को डेवलप करना चाह रहा है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा इसमें काम कर रहा है। आइडेंटिफाइंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो लेट्स सी हाउ यू गाइस इंटरप्रेट इट। पहले वाला देखो, आना चाहिए A2 की क्लास हो। एन आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी में इनिशियली रेज अनएम्प्लॉयमेंट। जब पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है, वो कहते हैं इनिशियली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज करेक्ट, बिकॉज हमारा एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे चला गया ना, वो गोल पोस्ट ही आगे चला गया। मैंने आप लोगों को वो दिखाया था क्लास में एग्जिबिट करके। समझ आ गया सबको? या बना के दिखाऊं एक बार? सबको क्लियर है? ठीक है। सॉरी। ओके। सेकंड, मैं आपको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ बेटे, देखो ये आपका एक मैं वही समझा रहा हूँ आपको। आप पॉइंट ए पे थे, अब पीपीसी पूरा शिफ्ट हुआ है, आप पॉइंट ए से लेके यहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में पड़ गई। बाद में जब फर्म्स एक्सपैंड कर जाएंगी, वर्कर्स ट्रेन करके यहाँ पे नए पीपीसी पे आ जाएंगे, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे। अभी वक्ती तौर पे ये सारा एरिया अनएम्प्लॉयमेंट का है, शॉर्ट रन में है। मैं लिखवाया भी हुआ अपने नोट में लिखा हुआ। जी जी बेटे जी। हैदर क्या पूछ रहे थे? अच्छा शायद मुझे मैं दोबारा भेज देता हूँ आज, ठीक है? शाबाश, सारे आज रात लगाएं, इस पे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। नंबर 2 जी, बाइंग शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंड रेजेस एग्रीगेट डिमांड। तसल्ली से, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में किस चीज को कहते हैं सोचिएगा। आपको एक्सेलरेटर के चैप्टर में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज ऑन कैपिटल गुड्स या स्टॉक्स बाय रिटेल कंपनी, या रॉ मटेरियल जो उन्होंने रखे हुए हैं, उसी को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। नई कंस्ट्रक्शन, रोड्स, हाउसेस वगैरह, नॉट शेयर्स। शेयर्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट। इससे एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फर्म जरूरी नहीं है कि वापस इन्वेस्ट करें। फॉलिंग इन्फ्लेशन रेट डज नॉट मीन दैट प्राइस लेवल इज फॉलिंग एज वेल। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सॉरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन रेट नीचे आना मतलब है डिसइन्फ्लेशन, उससे जरूरी नहीं है कि प्राइस लेवल गिरे जब तक डिफ्लेशन नहीं आती। इस तरह के सारे आप कर लेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसने यहाँ पे करके बताया है रीजंस व्हाई दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, पूरा सॉल्यूशंस है। और बहुत जल्दी से एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस भी आपको मिल रहा है। जस्ट मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह करें। फिलिप्स कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे वो हैंडल कर रहे हैं। राइट जी, बैक टू स्किल सेट्स। अब मैं दूसरी बारी खोल रहा हूँ आपकी स्किल एक्सरसाइज। उप्स उप्स, ज़्यादा ही खोल दी मैंने। लेट्स गो टू इट जी। इसके अंदर उसने क्या किया है, इट्स अ मोर एडवांस्ड वन। अगेन AS A2 का कंटेंट आप लोगों को मैं कहता हूँ सारा ही पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है, रिवीजन हो जाएगी। एएस का भी कोई एक्सक्लूडेड तो नहीं है ना। जैसे पीईडी की वैल्यूज दी हुई हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एमईडी बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी को, सीईडी क्रॉस इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है। खैर A2 वालों का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कॉम्पोजिट वाले इसको अच्छी तरह देख लेना एक बार, कोई हर्ज नहीं है। फिर इसका सारा इसका इंटरप्रिटेशन उसने सारी इलास्टिसिटीज की बता दी।
ठीक है, कि क्यों नेगेटिव साइन आता है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं या इंफीरियर गुड्स हैं, या फिर पीईटी में तो हमेशा नेगेटिव आता है, रिलेशनशिप ही नेगेटिव है। लेबलिंग ऑफ डायग्राम्स, अनफॉर्चुनेटली इसने सिर्फ एएस की मेनली करवाए हुए हैं। आई विश ही हैड मेड समथिंग लाइक दिस फॉर A2, तो वो बड़ा ही अच्छा आपका काम हो जाता। लेकिन अब इसमें ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, जिसमें मैंने ऑल पॉसिबल ग्राफ्स ऑफ A1 एंड A2 अलग अलग वीडियोस में करवाए थे। वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में शायद डाली हुई है, नहीं तो मैं दोबारा चेक करके डाल देता हूँ। पावर रिवीजन में डाली हुई है वैसे, लेकिन अगर नहीं तो मैं दोबारा डाल दूंगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको लेबलिंग में इशू नहीं आएगा फिर इंशाल्लाह। फिर जी नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक इवेंट्स, वो कहते हैं स्किल को डेवलप करें कि इस इवेंट को आप, जो इकोनॉमिक इवेंट बताया गया है, इंटरप्रेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल एंड डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे हम, वो क्या उसने कहा था, एयरप्लेन ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है तो उससे कैसे ग्राफ बना के दिखाओ, एलोकेटिव एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ रहा है, तो उस तरह की बात। जी कोई बता, कुछ पूछना चाह रहा था, मुझे बताएं। पहला वाला ग्राफ क्या बनाएंगे जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट कैसे दिखाएंगे। पीपीसी, गुड वाई गुड एक्स को लेबल करके राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट महिरा के अलावा को बताए कैसे शो करोगे। एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल आउटपुट कैसे दिखाएंगे। जी आसान, यस, will show a movement from a point inside PPC towards PPC। बेटे अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट शिफ्ट द पीपीसी, याद रखिएगा। एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल ग्रोथ पॉइंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, चाहे पूरा पीपीसी पे ले आओ या उसके पास ले आओ। ठीक है। इंपोर्ट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव, ये आपके भी कोर्स में ऐड हो चुका है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इंपोर्ट्स अगर एक्सपेंसिव होती हैं, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है। शाबाश, एडी लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, एडी 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 राइट पे शिफ्ट होगा, और एएस लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। शाबाश मुजफ्फर, समझ आ रहा है सबको। फॉल इन इंटरेस्ट रेट, सिंपली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एडी को राइट पे शिफ्ट करें, मल्टीप्लायर दिखाएं, ठीक है, या एमईसी का कर्व बनाएं। फर्म रेजिंग वेजेस ऑफ वर्कर्स, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अगर माइक्रो की बात थी ट्रेड यूनियन में, तो उस केस में जो है ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं आएगा। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, वेज रेट है, हाँ इसमें शिफ्ट नहीं आएगा। डिमांड, वैसे इसने क्यों लिखा है इसमें शिफ्ट वालों में, मैं नीचे चेक कर लेता हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, गुड डिफ्लेशन, उसमें एएस के भी हैं, A2 के भी हैं, काफ़ी सारे उसने करके फिर बताया है कि कौन से ग्राफ इसको सूटेबल हैं। नंबर जो ऊपर उसने दिए हुए थे ग्राफ्स के, वो उसने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं आपके लिए। समझ आ गया मेरा बेटा, मैं वो जरा देखना चाह रहा हूँ। फर्म रेजिंग वेजेस में ख्याल में ये कर रहा है, कॉस्ट पुश वाला ग्राफ ही बना रहा है। हाँ, फर्म रेजिंग वेजेस, एक फर्म के रेज होने से, चले मैं देखता हूँ नंबर 7 कौन सा ग्राफ था। फर्म ने अगर वेजेस बढ़ाई तो सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट किया है। रिवेंटस, ठीक है, ये मैं A2 क्लास में था इसलिए मैं ज़रा गड़बड़ा गया था। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया बच्चों स्किल्स एक्सरसाइज की। अब इसी के अंदर एक्टिविटी 3 वो क्या कह रहा है, कहता है जी वर्कशीट 3, लर्नर्स जब लर्न कर जाएं 4 पे मूव कर जाएं, चेन्स ऑफ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने ज़्यादा एएस का दिया हुआ है, लेकिन पॉलिसीज वगैरह सेम है, तो एक बार नज़र मारें अच्छी तरह इसको। इकोनॉमिक इवेंट्स वाली हमने कर ली, अब एनालिसिस कैसे करने, ये देखो, ये आप दोनों में चलता है। इंपोर्ट अगर एक्सपेंसिव हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे कैसे असर पड़ेगा, कोई बच्चा बताना चाहता है। ये 4 बॉक्सेस फिल करके फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे लास्ट बॉक्स में क्या इफेक्ट होगा। एक्सपोर्ट्स की डिमांड क्यों बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड क्यों बढ़ेगी, महिरा, आई डोंट गेट इट। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव मींस उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, अभी बात करते हैं, इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और साथ में लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। उससे एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन का इंजेक्शन आ जाएगा।
इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स जो महंगे हुए थे उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, सॉरी वो नहीं करना हमने यहाँ पे, सॉरी, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नहीं, इससे एक्सपेंसिव इंपोर्ट शुड रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेट मी डू इट अगेन। imports expensive means their demand should fall. As a result, आपकी जो x माइनस एम है वो सरप्लस में जा रहा है। हाँ हाँ, उससे भी डिमांड, मैं जल्दी से देख रहा हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग थ्री थिंग्स हियर कि उसके हिसाब से बात कैसे कर रहा है, तो जल्दी से ठीक होगा। Imports becoming expensive maybe because of import tariff or weaker currency, ठीक है। Locally made goods seem cheaper, imports fall, aggregate demand rises, may trigger demand pull inflation, बढ़ेगी। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे थे, I was thinking too high, गलत कर गया हूँ। ठीक है जी, तो ये वाली बात। इसी तरह impact of expensive import on exchange rate बी करवा रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर आप लोग मुझे बताएं, अगर एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स हैं हमारी हो गई तो एक्सचेंज रेट क्या करेगा? तसल्ली से सोच समझ के अच्छी तरह दो एक्सप्लेनेशंस के साथ। किसी बच्चे की आवाज थी लेकिन आवाज आ नहीं रही। एनीवन एल्स? डीवैल्यूएशन तो गवर्नमेंट करती है बेटे। डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट? डेप्रिशिएट होगा, बिल्कुल सही है। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, उनकी नहीं, एक्सपेंसिव एप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा। सुनो, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंस, इंपोर्ट एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट का कोई लिंक नहीं यहाँ पे। इंपोर्ट एक्सपेंसिव, उनकी डिमांड गिरेगी, हमारी करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में जो है गिरेगी, बिकॉज विल बी बाइंग लेस इंपोर्ट्स। एज अ रिजल्ट हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। समझ आ गया? साथ ने ठीक बोला था। बेटे समझ आ रहा है? ये दोबारा बता दूं? उसने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन देखो। एक्सचेंज रेट्स, दैट्स ऑल। है तो लिंक उसी से ना। देखो भैया, इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं, हम कम खरीद रहे हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड पे जाने की बजाय एक्सचेंज रेट पे जाना है। इसका क्या मतलब है? इंपोर्ट्स कम खरीदने के लिए हमें वर्ल्ड में अपनी करेंसी कम भेजनी पड़ रही है, उसकी सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है। लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, करेंसी भी अप्रिशिएट कर जाएगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंसिव इंपोर्ट ऑन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत दफा कर चुके हैं। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे, डोमेस्टिक कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा। तो इसी तरह के उसने इंटरेस्ट रेट का एग्रीगेट डिमांड पे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम, तो लोग बोरो ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन का इंजेक्शन, फिर फर्म्स भी ज़्यादा बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन से मिलकर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। फॉलो कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो बात को? ओके। इसी तरह फॉलो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, ये मैं करवाता हूँ। आप लोग मुझे बताएं, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो, हॉट मनी इनफ्लोज के बारे में सोचें। शाबाश एहसान, उससे हमारी करेंसी की डिमांड। अब हमारे पास दो और हैं खाने, इसको कैसे फुल करना है? हमारे लोकल लोग भी पैसा किधर ले जाएंगे? बाहर के बैंक्स में सेव करेंगे बेटे। बाहर के बैंक्स में हॉट मनी हमारी फ्लो आउट कर जाएगी, करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड गिरी, सप्लाई बढ़ी, एक्सचेंज रेट नीचे। समझ आ गया अपना हसान? अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। इंटरेस्ट रेट फॉल हो, करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होती है, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, नेट एक्सपोर्ट्स सरप्लस में चली जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा एंगल आप ये भी ले सकते हो कि इंटरेस्ट रेट गिरा, हमने ज़्यादा बोरो किया, इंपोर्ट ज़्यादा खरीदी, और वो डेफिसिट में चला गया। दोनों एंगल्स वैलिड हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई पे करवा रहा है, फिर इम्पैक्ट ऑफ फॉल एक्सचेंज रेट ऑन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो काफ़ी अच्छी स्किल सेट एक्सरसाइजेज हैं जिनको सॉल्यूशंस उसने यहाँ पे आपको दे दिए एरोज के साथ। इन्हीं तरह चेन्स ऑफ एनालिसिस बनाना सीख जाओ मेरे बच्चे। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, अगर आप चेन्स ऑफ एनालिसिस नहीं बनाते स्कोर नहीं आता, लेकिन अगर चेन्स ऑफ एनालिसिस बना जाओ तो कमाल हो जाता है। एनालिसिस एंड एक्शन लास्ट इसकी जो स्किल है, ये देखो। अनफॉर्चुनेटली दोनों क्वेश्चंस आपके जो हैं, खैर अब ये वन में से टू में आ गया है क्योंकि अपना करंट अकाउंट वगैरह भी,
तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपको लास्ट ईयर शायद करवाया भी था। एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन एनी थ्री डिमांड फैक्टर्स might account for greater rate of growth in number of visitors into Thailand from China than from other countries। इस डेटा रिस्पॉन्स में ये लिखा हुआ था कि चाइना से परसेंटेज वाइज ज़्यादा पॉपुलेट लोग आ रहे हैं थाईलैंड में हॉलीडे करने के लिए। रशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज से स्लो स्पीड में बढ़ा है। उधर भी ग्रोथ हुई है विजिटर्स की, लेकिन स्लो स्पीड में। समझ आ रही है बात? तो इसको तीन एंगल्स पे हल करना है। डिमांड फैक्टर्स तो तीन ही है। खैर ये क्वेश्चन आपको A2 में नहीं आता, तो शेल वी नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज डिमांड फैक्टर्स पे लेट्स एक में करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे इनकम इन चाइना, EDPAMS के फैक्टर्स, इनकम इन चाइना rose more than it did in other countries, hence a greater rate of growth of number of tourists from China compared to other countries। कुछ समझ आ रहा है? इस तरह करके आपने तीनों पार्ट्स इसके हैंडल करने। PES पे अगला क्वेश्चन है, सो यू गॉट नथिंग टू डू विद दैट। इन्फ्लेशन वाला हाँ ये देख सकते हैं, लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच, नहीं ये भी A1 का है। तो खैर जो जो आपको मिलते हैं जरा देख लीजिएगा। सोल्यूशन उसने ये गलत वाला सोल्यूशन पोस्ट करके फिर उसने एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़िएगा कि उसने बताया कि कैसे बच्चे ने मार्क्स लूज किए यहाँ पे। जी बच्चों, अब हम चलते हैं आखिरी स्किल सेट एक्सरसाइजेस पे, और वो बहुत सूटेबल है A2 के लिए। इट्स एक्चुअली जेम। अगर आप इसको अच्छी तरह करते हो आज, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। मैंने कहा पास पेपर तो हम कर ही रहे थे, जब बच्चों से पूछा कि किसी ने नहीं किया हुआ, तो मैंने कहा मैं स्किल सेट दोबारा करवाता हूँ और आज पोस्ट भी कर देता हूँ दोबारा, ताकि जिन्होंने नहीं खोली थी ये वो अच्छी तरह कर सकें। अब बेटे इवैल्यूएशन देखो, common question, market failure can always be overcome to increase economic efficiency। How far do you agree with this statement? 5 लाइनें आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है इसके अंदर, राइट। एनालिसिस क्या है जी, हम क्या क्या पॉलिसीज लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, सब्सिडीज वगैरह देते हैं एजुकेशन हेल्थ केयर को, मोनोपलीज वगैरह के ऊपर हम कोई प्रॉफिट कैपिंग या मिनिमम प्राइस लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी एनालिसिस। फिर इसकी लिमिटेशन इवैल्यूएशन बन जाएगी और एंड पे कंक्लूजन। सेम विद वेज डिटर्मिनेशन, लेबर मार्केट उसने इंपॉर्टेंट उठाए हैं। सी वाला देखो, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच HDI एंड म्यू प्रोवाइड बेटर मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड देन GNP या GNI, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP की बात कर रहे हैं। HDI में हेल्थ एजुकेशन भी है, प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिएगा। 1/3 हम एजुकेशन को दे रहे हैं, यानी कि लिटरेसी इंडेक्स, 25 ईयर ओल्ड कितने साल स्कूल गया और उसकी स्कूल अटेंडेंस क्या थी। साथ में वो हेल्थ केयर को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिखा रहा है। सो इट्स अ मोर कॉम्पोजिट इंडिकेटर कंपेयर टू GNI। GNI just focuses on the money side of it, HDI focuses on other parts of it as well। Human welfare, human development is not just limited to having money। ठीक है। इस तरह म्यू क्या करता है, वो GDP को करेक्ट करता है। जहां GDP अंडरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, मसलन हिडन इकोनॉमी, लेजर टाइम वगैरह की वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके ऐड कर देता है, और जहां ओवरस्टेट कर रहा है, मसलन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम या आपकी जो पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रही है ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, GDP ऊपर जा रहा है लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू माइनस कर देता है गैस लगा के। तो इसलिए ये बेहतर मेजर बन जाते हैं, बिकॉज दे focus on other parts of human life and human development, not just on quantitative money side of it। लेकिन इनकी भी अपनी वीकनेसेस हैं, इनके फिगर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है और बहुत सारा गैस वर्क है न्यू म्यू में। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का? ये मैंने आपको क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करके भेजा हुआ है, तो इसके मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे। मिनिमम प्राइसेस ऑन डीमेरिट गुड्स with another policy to improve public health, AS कह रहा था, ठीक है। An economy has experienced a fall in average income during a severe recession, discuss the extent to which concept of income elasticity, A1, discuss whether the government would advise to use monetary policy or fiscal policy to solve the problem of deflation in an economy। हाँ इस पे किया जा सकता है। खैर उसने क्या किया है आपको नीचे बता दिया, क्या एनालिसिस है क्या इवैल्यूएशन है, क्या एनालिसिस है क्या इवैल्यूएशन है। मैंने अपने मॉडल आंसर्स में इससे बहुत बेहतर आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, बट it's going to give you a good indication of how to go about it। अब जी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझना, AO1 नॉलेज, AO2 एनालिसिस, उसके बाद AO3 इवैल्यूएशन, उनको समझ के कैसे सॉल्व करना है। अब देखो उसने स्टेटमेंट्स दी हुई है, खैर इसमें भी काफ़ी सारा A1 का भी है। वो कहता है आप खुद मुझे बताएं
कि कौन सी स्टेटमेंट किस ऑब्जेक्टिव पे है। मुझे ज़रा मैं कोई पकड़ता हूँ आपका, इसका ए पार्ट देखिए सेट 2 का। Demerit goods are addictive and their PD is usually low. Thus, an indirect tax and increases in price, increase in price may not be effective in bringing smoking down to desired levels. ये knowledge है, analysis है या evaluation है? इवैल्यूएशन, उसने लिमिटेशन दी है, शाबाश साहब। लिमिटेशंस A2 में इवैल्यूएशन बन जाती हैं, राइट? अच्छा जी, अब मुझे बताएं बी, इसका साथ आप ना बोलिएगा। बी वाला कोई और बच्चा बताए। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डीमेरिट गुड्स विल रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड शिफ्ट सप्लाई टू द लेफ्ट, प्राइस विल राइज फोर्सिंग कंज्यूमर्स टू डिक्रीज स्मोकिंग। ये नॉलेज है या एनालिसिस है या इवैल्यूएशन है? सॉरी, एनालिसिस, शाबाश, बहुत अच्छे। वैसे इसमें नॉलेज का पार्ट भी आ रहा है तो उसको भी हम सर्कल कर सकते हैं, बिकॉज उसने इनडायरेक्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया ना, तो इसमें वो भी आ सकता है। समझ आ रहा है जी? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग demerit goods such as cigarettes are often underestimated because of information failure, hence they are over consumed। ये क्या जी? नॉलेज AO1, शाबाश। इस तरह करके मेरे बच्चे देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको नीचे उसने खुद बताया है कि कौन सी क्या है। जो बच्चा इंटरप्रेट कर सकता है इसका मतलब वो कर भी सकता है। देखो हमने पहली वाली सही पिक की थी एनालिसिस, दूसरी वाली वैल्यूएशन, तीसरी वाली भी हमने सही पिक की थी। ओह, पीडी के ये पहले वाली वैल्यूएशन। अच्छा, हाँ बिल्कुल वैल्यूएशन में आता है, लिमिटेशन बताई थी, दूसरी वाली एनालिसिस और तीसरी वाली अभी यामीन ने बोला नॉलेज थी, तो AO1। तो इसको अच्छी तरह देख लें। आई थिंक देर वेरी यूजफुल सेगमेंट। आई होप दे डिड इट फॉर द होल सिलेबस, लेकिन उन्हें मेन करती हैं। अब कंक्लूजन्स, जिसमें बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं सर कंक्लूजन क्या हो गया इसका। तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ जस्ट लर्निंग। उसने वैलिड एंड इनवैलिड कंक्लूजन दिए हैं, हो सकता है दोनों ही वैलिड हों। जैसे स्टेटमेंट 1 पढ़ें, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्प्स ओवरकम मार्केट फेलियर एंड कैन ब्रिंग द आउटपुट क्लोजर टू सोशली डिजायरेबल लेवल। However, imperfections such as lack of accurate information by the government may make government intervention less effective and market failure may continue to exist। क्या ये सही इवैल्यूएशन है? हाँ, कंक्लूजन है, सही कंक्लूजन है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। सारा उसने सही निचोड़ निकाल के ऐसे का आपको दे दिया। स्टेटमेंट 2 देखें, गवर्नमेंट शुड प्ले इट्स रोल इन ओवरकमिंग मार्केट फेलियर थ्रू imposing indirect taxes, subsidies, direct provision and regulations। It can impose indirect taxes on demerit goods and firms generating negative externalities, give subsidies or directly provide merit goods। क्या ये कंक्लूजन लग रहा है आपको? नहीं। तो इस तरह प्लीज पढ़ लीजिए इनको अच्छी तरह। इसी बहाने वो नीचे आपको बताएगा कि भाई कौन सी सही है और क्या वजह है, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा नहीं। तो ये आपका बहुत अच्छी एक किस्म की रिविजन हो जाएगी। एनी क्वेश्चन जी? मैंने आज यही करवाना था, बस ही कर रहा हूँ, मैंने कहा है मैंने आज यही करवाना था, लेकिन इतने। ओके मेरा बेटा, ये जी मैं वीडियो। जी जी जी। यस बेटे। ठीक है। um, what you're saying is correct, I heard you। यामीन, what you're saying is correct, but unfortunately कुजनेट ने ये बात नहीं सोची थी। उसने सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात के हिसाब से डिफरेंशिएशन की थी। तो यू कैन नॉट यूज दिस। बात आपकी लॉजिकली बहुत सही है। हम्म, उसका व्यू कुछ और था। ठीक है जी, तो लेट्स फिनिश द क्लास।